अब क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे, इधर आ जाता है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो था ना, ये लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट था जिसने 4 टर्म्स लगाई थी, 4 टर्म्स। ठीक है, और इसने एक न्यू डील लाया था, जो कहते हैं जिसने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाला था। ठीक है, अच्छा, न्यू डील। अब पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का कर लेते हैं। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था थियोडोर रोजवेल्ट, जिसका हमने कहा था जिस प्रेसिडेंट ने ये ट्रस्टीज़ और मोनोपलीज वगैरह तोड़ी थी, उसका ये कज़न था, 5th कज़न था। ठीक है, और ये जो था 2 टर्म गवर्नर रहा था न्यूयॉर्क का। ठीक है, न्यूयॉर्क का। अच्छा, अब ये था हूवर का, हमने डिस्कस किया था हूवर का, कि वो कहता था कि गवर्नमेंट शुड नॉट डायरेक्टली इंटरवीन। ठीक है, शुड नॉट डायरेक्टली इंटरवीन। अच्छा, और रूजवेल्ट की जो स्ट्रेटजी थी ना, रूजवेल्ट की, सॉरी, रूजवेल्ट की स्ट्रेटजी ये थी कि वो कहता था कि रूजवेल्ट की स्ट्रेटजी ये थी कि वो कहता था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, गवर्नमेंट का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसको डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़े। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल गवर्नमेंट जो है। और इस बंदे ने एक्चुअली लोगों को फील कराया था कि गवर्नमेंट उनके लिए ही होती है, उनको बचाने के लिए। इसने एक टीम बनाई अपनी, जिनका नाम इसने रखा ब्रेन ट्रस्ट। ये बहुत लाइक फाइक लोग हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, उन यूनिवर्सिटी से इसने लोगों को उठाया कि ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। अब इसने पहला इनिशिएटिव क्या लिया? इसने ये किया, इसने कहा जितने लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, जो रेंट नहीं पे कर सकते थे, होमलेस हो गए थे, उनके लिए हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू करो। एक चीज़ याद रखना, ये जो आप रोड्स बनाते हो, घर वगैरह बनाते हो, इससे इकोनॉमिक साइकिल चलता है, क्योंकि अराउंड 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और अराउंड 40-50 इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से लिंक होती हैं। ठीक है, तो उसने हाउसिंग इनिशिएटिव और पब्लिक पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसने दिया। मतलब कि पब्लिक जो है ना, वो एनर्जी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाए। ठीक है, प्रोजेक्ट, सॉरी। पहला इसका बड़ा इनिशिएटिव, अब आप हेडिंग देते जाओ 1। ठीक है, इसने बैंक हॉलीडे दिया, बैंक हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे में क्या था, मार्च 6 टू मार्च 10 जो है ना, इसने छुट्टी दी, 4 दिन। बैंक से इसने कहा सारे के सारे हो जाएंगे बंद। इस दौरान इसने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट। ये एक्ट जो है 4 घंटे के अंदर कांग्रेस से पास हुआ। ठीक है, इसमें इनने ये कहा कि इसका पहला पॉइंट ये लिखो हुआ, इनने कहा जी ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है ना, लाइक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है आपकी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वो रीओपन करेगी बैंक्स को। ठीक है, जो ठीक हैं, और असिस्ट करेगी जो बैंक्स नहीं है। ठीक है, और इनने
4 कैटेगरीज डिवाइड कर ली उन बैंक्स की। अच्छा, अब कैटेगरी क्या थी? पहली जो आप कैटेगरी फर्स्ट लिखोगे ना, फर्स्ट में उन्होंने कहा कि जो फिट टू ओपन है उनको तो एज इट इज़ खोलो ना, ठीक है, फिट टू ओपन। सेकंड में उनने ये कहा कि जो बैंक्स थोड़े से जिनके हालात ख़राब है ना, उनका जो है आप डिपॉजिट जो है ना उन बैंक से आप एक सर्टेन परसेंटेज का डिपॉजिट जो है ना उन बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। मतलब कि मेरे पास ₹1,00,000 है तो मैं 20,000 रुपया विड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी में नहीं अलाउड करने को। ठीक है, क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो बैंक कोलैप्स होने लगे हैं ना, वो सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट, विड्रॉ इन बैंक से नहीं हो सकता। ये काइंड ऑफ सेविंग बैंक्स का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट ये होगा कि जो बैंक्स के बिल्कुल ये हालात हैं ना उनको बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, और उनके एसेट्स बेच के लोगों को कॉम्पनसेशन दे देंगे। अच्छा, और फिर अब रूजवेल्ट ने ये 4 दिन के हॉलीडे में ये उसने किया सारी वर्किंग, साथ उसने एक इनिशिएटिव लिया जिसे कहते हैं फायर साइड चैट्स। अच्छा, फायर साइड चैट्स क्या था? इसमें उसने रेडियो लिसनर्स जो अराउंड 60 मिलियन लोग रेडियो सुनते थे उस टाइम अमेरिका में, उनको डायरेक्टली इसने ख़िताब किया और कहा कि जी हमने बैंक्स को सिक्योर कर दिए। इससे क्या हुआ, लोगों को एक ट्रस्ट सा डेवलप हो गया बैंक्स की तरफ, वो इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब इसने एक और काम अच्छा किया, इसने एक और इनिशिएटिव लिया। सेकंड पॉइंट लिखो, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, अब इसमें बेसिकली इसने क्या किया, इसने एक ग्लास बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट पास किया, का ग्लास बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट में उसने ये कहा कि जो मेंबर बैंक्स हैं ना, मेंबर बैंक्स जो होते हैं जो स्टेट बैंक के साथ एफिलिएट होते हैं, ठीक है, और मेंबर बैंक्स जो है ना, अगर वो कोलैप्स करने लगेंगे उनके कस्टमर्स को पहले इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और अगर वो कोलैप्स कर जाते हैं तो उसकी कॉम्पनसेशन फेडरल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कॉम्पनसेशन की। समझ गए आप लोग कि काइंड ऑफ उनने एक ट्रस्ट बना लिया फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, कि लोगों ने कहा यार चलो ठीक है हम बैंक्स के ऊपर रिलाई कर लेते हैं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमें कॉम्पनसेट किएगी, और रेडियो चैट में हमें प्रेसिडेंट साहब ने खुद बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉलिसी क्या इसने की, उसका पीछे आप बैकग्राउंड लिखो उस पॉलिसी का। उसे कहते हैं प्रीमिंग द पंप। प्रीमिंग द पंप क्या होता है, किसी को आइडिया है? प्रीमिंग द पंप, आपको देखा होगा हमेशा कोई भी चीज़ आप पानी कहीं वेल से निकाल रहे हो ना, पहले पंप हवा उसमें बनाते हो फिर पानी बाहर आना शुरू होता है। इनने यही वाली स्ट्रेटजी की, इनने कहा लोगों को पीपल बैक टू वर्क लाने के लिए हमें थोड़े से पैसे लोगों के ऊपर लगाने पड़ेंगे ताकि एक बार इकोनॉमी को दिक्कत स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इनने कहा जी हम जंप स्टार्ट करेंगे ड्राई इकोनॉमी को। ठीक है, कि हम थोड़ी बहुत लिटिल फेडरल अमाउंट हम डालेंगे। गॉट इट?
फेडरल अमाउंट। अच्छा, अब इसमें इनने पहला एक्ट क्या पास किया प्रिमिंग द पंप के ऊपर? ये था फेडरल एमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन। रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 1933 में इसने दिया। अब भी जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे वो 1933 के ही होंगे। अच्छा, फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एक्ट में उसने ये किया कि उसने $3 बिलियन जो है ना, $3 बिलियन वो स्टेट को दिए, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये उसने कहा ये डायरेक्ट रिलीफ है लोगों के लिए। अब इसमें मैं बताता हूँ किस तरह के उन्होंने छोटे मोटे से इनिशिएटिव लिए। जिस तरह अभी आजकल आप देखो पीएम नहीं कह रहा होता 12,000 रुपीज़ पर बंदा दे रहे हैं, ये वही वाला चक्कर था, लेकिन इनने डिफरेंट तरह किया। इनने सूप किचन्स बनाए, जिस तरह आपके इधर अभी इमरान खान साहब ने खोले हुए डिफरेंट ये पनाहगाह वगैरह और खाने पीने की जगह, सूप किचन्स बनाए। दूसरा इन्हें होमलेस लोगों को ब्लैंकेट्स एंड टेंट्स दिए, ब्लैंकेट्स एंड टेंट्स, ठीक है। लाइक इस तरह छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की उन्हें दी। दूसरा उनने ये किया प्रिमिंग द पंप के अंदर, उसको कहते हैं, सेकंड पॉइंट आप लिखो, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स, ठीक है, 1933। इसमें ये हुआ, इनने कहा जी 17 से 25 साल की एज के जो मैन हैं ना, उनका काम होगा टू बिल्ड रिजर्वायर्स को बिल्ड करेंगे, ब्रिजेस बिल्ड करेंगे, प्लांट करेंगे ट्रीज, ठीक है, और लैंड वगैरह क्लियर करेंगे, सफाइयाँ सुथराइयाँ करेंगे, और इनको इन रिटर्न जो है हम उधर ही अपने पास रखेंगे और उनको फ्री मील्स देंगे गवर्नमेंट जो है, और इनको पर मंथ $30 देंगे जो डायरेक्टली इनकी फैमिलीज को मिलेगा, ठीक है। ये सिविलियन कंजर्वेशन क्रॉप के बाद आता है सिविल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट, सिविल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 1933 में, ठीक है। अच्छा, इसमें ने क्या किया, डायरेक्टली 2.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय किया एक मंथ के अंदर, 1 मंथ में, विच वॉज रियली अमेजिंग। और ये इंक्रीज जैसे जैसे करते रहे तो 4 मिलियन लोग तक एम्प्लॉय हो गए थे। सिविल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन में इनने क्या कहा, इनने कहा हम आपको $15 पर वीक देंगे, ठीक है, जो इलिटरेट लोग हैं। इनका काम होगा टू बिल्ड पार्क्स, रिपेयर स्कूल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फील्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ये जो एथलेटिक फील्ड्स नहीं होती खेलने कूदने की, और ये स्विमिंग पूल्स वगैरह, इस किस्म के काम करेंगे, और इनको $15 पर वीक मिलेगा। ये आपका हो गया पंप करना, ठीक है। अब हमने देखो डिवाइड किया हुआ है, पहले हमने बैंक्स को डील किया है, अब हम प्रीमिंग द पंप कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, इस पॉइंट को कहते हैं
एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्रिपल ए भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, ट्रिपल ए में बड़ा इंटरेस्टिंग था, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया जो टॉप क्रॉप्स हैं। वीट हो गया आपकी, कॉटन हो गया आपका, ठीक है, कॉर्न हो गया आपका, टोबैको हो गया आपका, ठीक है, राइस हो गया एंड मिल्क हो गया, ठीक है। इनने कहा यार इनकी हो रही है ओवर प्रोडक्शन, हम ये करते हैं, हम फार्मर्स को गवर्नमेंट पे करेगी कि आप लोग प्रोडक्शन कम करें। अब ये बड़ी क्रेजी सी बात है, प्रोडक्शन क्यों कम करें। इनने कहा जी जो फालतू चीज़ें हैं ना, जो फालतू प्रोडक्शन है उसको आप बिल्कुल वेस्ट कर दें, जिसकी वजह से बड़ा क्रिटिसिज्म आया इनके ऊपर कि यार वेस्ट क्यों कर दें। इसके पीछे ये था कि यार जब प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो फार्मर्स को प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब चक्कर है ये जो इन्होंने बात की, ये तो बड़ी इलीगल किस्म की बात की है। एनी आओ 1933 में ये लाए, जाके 1936 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जब हालात बेहतर होगी, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, अगला दूसरा, इसी के अंदर आप एक और एक्ट लिख सकते हो, उसका कहते हैं सॉइल कंजर्वेटिव, सॉइल कंजर्वेशन एंड डोमेस्टिक अलॉटमेंट एक्ट। अच्छा, इसमें इनने ये किया, इनने, आपको पता होगा कि एक होती हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप, एक होती हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप। रिस्टोरेटिव क्रॉप, जो एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है ना वो ज़मीन को ख़राब करती हैं लेकिन प्रॉफिट अच्छा है। रिस्टोरेटिव क्रॉप जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स देती हैं ज़मीन को। इसमें इनने सॉइल कंजर्वेशन एंड डोमेस्टिक अलॉटमेंट एक्ट में इनने ये किया कि इनने कहा जी हम फार्मर्स को पे करेंगे कि वो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स लगाएं, ताकि जब हम प्रोडक्शन करें तो अच्छी बम्पर प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि आप क्लोवर लगाओ एंड अल्फ़ा लगाओ, ठीक है। इससे होएगा कि फार्मर्स को फ़ायदा होगा, उनका लैंड बचा रहेगा। दूसरा उन्होंने ये किया, फार्म क्रेडिट एक्ट एक पास किया, फार्म क्रेडिट एक्ट। इसमें उन्होंने कहा कि जी जो मॉर्गेजेस हैं ना उनको हम वापस रीफाइनेंस करेंगे और फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ में हम आते हैं, वो है सोशल सिक्योरिटी। सोशल, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हटेगा ना प्रेसिडेंसी से, ये जो उसकी पूरी न्यू डील है ये सारी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा सवाए सोशल सिक्योरिटी की, ठीक है। इसमें ये किया कि उसने ये कहा कि जो करंट लोग जो हैं ना, जो वर्कर्स हैं, वो लोग पे करेंगे एक फंड में, इनटू अ फंड, मतलब कि 1% उनकी जो है ना ऑफ इनकम उसको करंट वर्कर्स पे करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना ये वाली अमाउंट ये मंथली
स्टाइपेंड जाएगा रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड लोगों को, ठीक है, मंथली स्टाइपेंड जाएगा इससे। इससे ये फ़ायदा हुआ, काइंड ऑफ साइकिल सा बन गया। जो लोग यंग होते थे वो काम करते थे, और जो 65 प्लस लोग होते थे वो लोग मंथली स्टाइपेंड एंजॉय करते थे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के बाद जो अगली चीज़ आती है उसको कहते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट। अच्छा, अब ये वाला जो एक्ट था और एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ये एक ही चीज़ था। ये एग्रीकल्चर के लिए था, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए था। इनने ये कहा जी अब आप न्यू फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, ठीक है, आपका प्रोडक्शन का एक कोटा हो जाएगा। कोटा बना दिया कि हर कोई इतना कोटा बना सकता है, और इनने वर्किंग आवर्स को बहुत लिमिटेड कर दिया, ठीक है। मतलब कि लेस प्रोडक्शन, हाई प्राइस, मोर प्रॉफिट। इसको भी 1936 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूएसए ने वो कर दिया। अच्छा, फिर अगली चीज़ आती है जिसे कहते हैं टेनेसी वैली अथॉरिटी। टेनेसी वैली अथॉरिटी में ने ये किया, ने यूं किया, यंग लोगों को लिया, 20 डैम्स बनाने थे, उनको पर डे का $1 देते थे, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ को डायरेक्टली, और बंदों को जो है वो फ्री का खाना, मील और रिहाइश देते थे, रेजिडेंट्स, ठीक है। इनने ये बेसिकली डैम्स के लिए किया। लास्ट जो हमारा आएगा वो है फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी। इसमें इनने ये किया कि इनने लो इंटरेस्ट लोन्स दिए कंस्ट्रक्शन के लिए, लो इंटरेस्ट लोन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे न्यू डील के, राइट। ये भी बनता तो है ना क्वेश्चन, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर, ये कोई तो वजह होगी उसकी। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पहले कर लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये थे, पहला क्या होगा, कोई आप लोगों को आइडिया हो? ये था कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हो गए थे, पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है। दूसरा जो है उनने ये किया कि जो सोशल सिक्योरिटी जिस तरह है ना, सोशल सिक्योरिटी उस जैसा इनिशिएटिव इनने लिया जो टिल नाउ यूएसए में इम्प्लीमेंट होता है। थर्ड आप कर सकते हो जो उनने नेचर के लिए काम किया, नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्टोर करने के लिए, और एनर्जी जो बनाई, लाइक ये डैम्स वगैरह बनाना, रेजर्वायर्स बनाना, ये वो, ठीक है। दूसरा इनने ये किया कि रेगुलेशन वगैरह इनने कर दी, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर दिया, स्टॉक मार्केट। अब गवर्नमेंट देख रही होती है कि ऐसा कोई ब्लंडर होने तो नहीं लगा। अच्छा, अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है ना, ये था कि थियोडोर रूजवेल्ट जो था ना, वो काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, कि बहुत सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स कर रहा था। दूसरा आप लिखो कि नेशनल डेट, लाइक नेशनल डेट ऑलमोस्ट $22 बिलियन की ओर चढ़ गई थी इनके ऊपर, विच वॉज अ लॉट, ठीक है। $22 बिलियन से $44 बिलियन तक पहुंच गई थी, ठीक है। और
दूसरा टू मच इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, टू मच इंटरवेंशन, जो अमेरिकन फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है ना वो वायलेट होना शुरू हो गया था। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या न्यू डील ने आप न्यू डील वॉज बेनिफिशियल फॉर यूएसए, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए? द आंसर इज नहीं। हाँ, न्यू डील ने एक किया था कि उसने डैमेज कंट्रोल किया था, डैमेज कंट्रोल कर लिया था, लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले। अब बेसिकली अब हमने डिस्कस करने यूएसए क्राइसिस से बाहर किस तरह आया। क्राइसिस से बाहर इस तरह आया कि इनकी किस्मत अच्छी कि वर्ल्ड वॉर 2 होगी। अब मुझे बताएं वर्ल्ड वॉर 2 किस डेट को हुई? बताएं जी, बताएं। वर्ल्ड वॉर 2 किस डेट को हुई? एनीवन? लो जी, वर्ल्ड वॉर 2 का ही नहीं पता। एनी या बाद में देख लेना। 1941 में यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में इंटरफेयर हुआ। अब वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए अगर घुस रहा है तो उसकी क्या वजह होंगी? उसका बड़ा सिंपल, पहला वही रीज़न है कि यूरोप के साथ इमोशनल अटैचमेंट थी, ठीक है। दूसरा रीज़न आप वही लिखो, आइडियोलॉजिकल रीज़न थे। तीसरा आप वॉर डेट वाला, कि अगलों ने $10 बिलियन देने थे। चौथा आप लिखोगे वेपन वाला, वेपन इंडस्ट्री से इनको फ़ायदा हो रहा था। अब यूएसए जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना, यूएसए ने इधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, बिलियंस वॉर से। इधर से यूएसए को लत लगी कि यार दुनिया में वॉर चलती रहे ताकि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे। अभी आप देखो हर 5-6 साल बाद कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में वॉर लगी होती है। पांचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो था एक नेवी शिप, नेवी बेस था यूएसए का, जिसके ऊपर जापानीज ने अटैक कर दिया था, ठीक है। तो उधर से ये कहते हैं हम इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में घुसे। लेकिन मेनली वर्ल्ड वॉर 2 में बिलियंस का फ़ायदा बनाना था इन लोगों ने वेपन से, और जो उन्हें बनाया और वो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आए। और इस दौरान थियोडोर रोजावेल्ट ही 4 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहा। 1914 में जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। यस, 1939। गुड टीना, यू आर राइट। 1945 में जी ख़त्म हो गई थी आई थिंक। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। अब हमारे पास 2 लेक्चर रह गए। एक हमने कोल्ड वॉर डिस्कस करना है, दूसरा फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत फॉरेन पॉलिसी 9/11 के बाद, और फिर पास पेपर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय।